बुधा ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इसके पहले हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे थे, जिसमें हम पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पढ़ चुके हैं। आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पढ़ेंगे। चलिए दोस्त, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड का नाम ही नीदरलैंड है, तो इन लोग कहाँ का निवासी था? तो ये हॉलैंड के निवासी थे डच लोग। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। 1602 में हुआ, जिसके लिए नीदरलैंड के संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए वहाँ के संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होनी चाहिए, जो कि 1602 में हुआ। ठीक है, आगे देखिए। कारण नीदरलैंड में 1602 में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड में कब हुआ? तो 1602 में। आगे देखिए, कह रहा भारत में आने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, और पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? तो पुर्तगाल था। और दूसरा यूरोपीय कंपनी कौन है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित किया। यानी डच लोग जो है अपना पहला व्यापारिक केंद्र, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि डच के द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र भारत में कहाँ खोला गया था? तो ये मसूलीपट्टनम में खोला गया था। और मसूलीपट्टनम अभी के आंध्र प्रदेश में है। और कब खोला गया था? तो 1605 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1605 ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, आगे करा 1759 में अंग्रेजों के साथ डचों का बेदरा का युद्ध हुआ। इस बेदरा के युद्ध में डच हार गए और यहाँ से निकल दिए। तो 1759 में कौन सा युद्ध हुआ? तो बेदरा का युद्ध। और अंग्रेज लोग जीते और डच लोग हारे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि डच से आप ड्रा याद रखिए, और डरा और इधर है बेदरा, तो ड्रा बेदरा एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, आ जाएगा। जैसे ड्रा डच और डरा, और इधर है बेदरा, तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जो 1759 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। ये कह रहा है कि ये वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर देखिए, यहाँ से पढ़ना है कि डचों का व्यापारिक केंद्र, यानी डच का जो भारत में व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ है इसके बारे में। तो डच ने पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो 1605 में मसूलीपट्टनम, जो आप ऊपर देखे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है पटना में डचों की व्यापारिक कोठी 1632 में स्थापित हुआ। ठीक है, तो पूछेगा पटना में व्यापारिक कोठी डच के द्वारा कब स्थापित हुआ? तो 1632। ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं कि 1616 है तो 16 दूनी 32, यानी 1632 में पटना में डचों का व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है डचों ने पुलिकट से सोना का सिक्का पैगोडा टकसाल द्वारा बनाया था। ठीक है, तो ये पैगोडा क्या है? पैगोडा एक सोने का सिक्का है। क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में जब यूरोपीय कंपनी आए थे तो उनमें पैगोडा क्या था? तो पैगोडा था डचों के द्वारा सोने का सिक्का जो बनाया गया था, उसको पैगोडा कहते हैं। ठीक है, तो और पूछता है कि उस पैगोडे के सिक्के पर किस भगवान का मतलब चित्र बना हुआ है? तो वेंकटेश्वर का है, जो विष्णु जी जिनको बोलते हैं, वो वेंकटेश्वर के चित्र था उस पैगोडा पर। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम से आप देखिए कि मतलब ये जो डच का जो प्रभाव है, ये भारत में कहाँ कहाँ रहा था, डच लोगों का प्रभाव। तो देखिए, डच का पहला प्रभाव तो आप देख सकते हैं मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसका स्थापना 1605 में किया था। पुलिकट, जो कि तमिलनाडु में है। फिर कासिम बाजार, पिपली और पटना और सूरत, ये इतने जगह पर इन लोगों का व्यापारिक केंद्र था। और ये देखिए, डचों में एक विशेषता था कि और जितने भी यूरोपीय कंपनी थे, उन लोगों ने भारत के पश्चिमी तट पर ज़्यादा जोर दिए थे, लेकिन ये जो डच हैं ये पूर्वी तट पर ज़्यादा जोर दिए हैं। देख सकते हैं कि आप देखिए, पुलिकट भी पूर्वी तट पर ही हैं, मसूलीपट्टनम, पिपली, कासिम बाजार, ये सब पूर्वी तट पर ही हैं। पश्चिमी तट पर इन लोगों का ध्यान कम गया है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है डचों ने भारत
भारत के पश्चिमी तट के तुलना में पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जो अभी हम बोले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है डचों ने मसाला के तुलना में वस्त्र व्यापार पर बल ज़्यादा दिया। यानी और जैसे जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत आए थे उन लोगों ने मसाला पर ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये ज़्यादा वस्त्र व्यापार पर बल दिया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है वस्त्र को भारत में निर्यातक वस्तु बनाने का श्रेय किनको है? डचों का, क्योंकि उन लोगों ने मसाला से ज़्यादा वस्त्र पर व्यापार पर जोर दिया था, तो निर्यातक वस्तु ज़्यादा किसको बनाएंगे? वस्त्र को ही बनाएंगे। आगे देखिए, आगे करा 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से डच की हार हुई और यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर निकल गए। अब डच का कहानी यहाँ से तो समाप्त हो जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में किस तरह से प्रभाव रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डेनिश डेनमार्क के थे। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाल कहाँ के थे? तो पुर्तगाली तो खुद पुर्तगाल के ही था। और फिर देखिए डच देखें तो डच हॉलैंड के थे। और ये डेनिश कहाँ के हैं? तो डेनिश डेनमार्क से आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी। ठीक है, जिस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, यानी जिस समय भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर थे। और इसके स्थापना के समय डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन IV था। ठीक है, यानी भारत में उस समय कौन बादशाह था? तो जहांगीर था। और डेनमार्क में कौन था? तो क्रिश्चियन IV था। अब देखिए, कारण इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1620 में। अब देखिए डेनिश लोगों ने 1620 ईस्वी में व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? त्रैंक्वे बार, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और वो इसके पहले आप देखे होंगे कि डच कहाँ खोले थे? तो डच इसके पहले खोले थे, देख सकते हैं वहाँ मसूलीपट्टनम में खोले थे। ठीक है, इसके आगे देख रहे हैं कि अब इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ खोले हैं? तो त्रैंक्वे बार जो तमिलनाडु में है 1620 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है बंगाल के श्रीरामपुर में 1818 में विलियम कैरी ने श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पूछेगा कि श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विलियम कैरी ने। कहाँ स्थापना हुआ? तो बंगाल में। कब हुआ? तो 1818 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है निकोबार द्वीप पर उन्होंने अधिकार किया और इनका नाम चेंज करके रख दिया फ्रेडरिक द्वीप। ठीक है, तो निकोबार द्वीप पर अधिकार किसने किया? तो ये डेनिश लोग ने। और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? फ्रेडरिक द्वीप रखा। आगे देखिए, आगे कह रहा है 1845 में त्रैंक्वे बार और श्रीरामपुर तथा 1869 में निकोबार अंग्रेज के हाथों में बेच दिया। यानी जो डेनिश लोग जो थे ये त्रैंक्वे बार और श्रीरामपुर ये दोनों व्यापारिक केंद्र को 1845 में अंग्रेज के हाथ बेच दिया। और 1869 में बचा हुआ जो निकोबार था उसको भी अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया। अब देखिए इन लोगों का जो बेचने का मुख्य कारण था कि इन लोगों जो अपना कंपनी जो बनाता था ना, जो भी कोई भी जो प्रोडक्ट बनाता था वो पायरेसी, यानी पायरेसी का मतलब होता है नकली सामान। यानी इन लोग नकली सामान बनाने पर बदनाम थे। और जानते हैं कि नकली सामान बनाने पर आपका तो सामान बिकेगा नहीं, और जब सामान नहीं बिकेगा तो कंपनी घाटे में जाएगी। तो डेनिश लोग सोचे कि हम लोग तो घाटा में ऐसे ही जा रहे हैं, तो सोचते हैं कि अपना कंपनी को यहाँ से बेच कर यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा, जो भी बचा कुचा अपना जो है वो लेकर निकल देंगे। इसीलिए उन लोगों ने अपना जो कंपनी है 1845 में श्रीरामपुर और त्रैंक्वे बार को और बचा हुआ 1869 में निकोबार द्वीप को अंग्रेज के हाथ में बेचकर यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर निकल गए। ठीक है, अब देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र देख सकते हैं कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कहाँ कहाँ केंद्र रहा। तो देखिए श्रीरामपुर है जो कि बंगाल में पड़ता है, ये त्रैवंकवार है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और ये निकोबार है जो जिनका नाम उन लोगों ने फ्रेडरिक द्वीप रखा था। तो 1845 में श्रीरामपुर और त्रैवंकवार को बेचा और बचा हुआ 1869 में निकोबार को बेचकर यहाँ से छुट्टी मार ली। ठीक है, देखिए आप देखिए यहाँ देख सकते हैं कि त्रैंक्वेवार जो है तमिलनाडु में है, और वैसा ही नाम है त्रैंक्वे माली जो श्रीलंका में है। एक है त्रावणकोर
ये त्रावणकोर जो है केरल में है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, एक ही जैसा लग रहा है नाम। ठीक है, तो देखिए हम आज पढ़ चुके हैं इसके डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लिए, फिर अभी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ें, इसके आगे अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार है, इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक देखने के लिए धन्यवाद।